स्टॉक मार्केट डिक्शनरी में मैं आज एक ऐसी टर्म लेकर आया हूं जो आपको एक सिंगल अकेली टर्म मदद करेगी स्टॉक पिकिंग में, और कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है वो भी बताएगी, और कंपनी का पीई रेशो जस्टिफाइड है कि नहीं है वो भी बताएगी। आखिर कैसे और उस टर्म का नाम क्या है, आइए जानेंगे इस वीडियो में। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो इस टर्म को कभी भी मिस नहीं किया जा सकता। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये टर्म है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। आज डिटेल से समझेंगे ईपीएस क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे इस वीडियो में ईपीएस क्या होता है, ईपीएस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ईपीएस के यूजेस क्या क्या हैं और ईपीएस कितने तरह का होता है। ईपीएस एक ऐसा नंबर है जो हमें यह दिखाता है कि उस कंपनी ने पिछले प्रीवियस ईयर में या फिर जो भी ईयर आप ड्यूरेशन ले रहे हैं उस ईयर में पर शेयर कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। मींस कह सकते हैं आप ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी है। इन्वेस्टर जो कि मेरी तरह लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए यह नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ईपीएस से ही आपका पी जस्टिफाइड होता है। वो हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। लेकिन क्योंकि ईपीएस एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है तो ये कंपनी की ग्रोथ को भी दर्शाता है कि कंपनी ग्रोथ फेज में है कि नहीं है, या फिर कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रही है पर शेयर उसके बारे में डिटेल से समझाता है। आइए समझते हैं ईपीएस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मैं आपको इसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। सपोज कीजिए XYZ लिमिटेड कंपनी की नेट इनकम 100 करोड़ रुपीस है और प्रेफर्ड डिविडेंड उसने 5 करोड़ रुपीस दे दिया और एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स उसके हैं 10 करोड़। तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10, तो यहां पर ईपीएस निकल के आएगा 9.5। तो अब आप समझ गए होंगे या फिर आपको क्लियर हो गया होगा ईपीएस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अब यहां पर बात आती है प्रेफर्ड डिविडेंड की। प्रेफर्ड डिविडेंड सारी कंपनियां तो देती नहीं है, तो होता यह है कि हम इस फॉर्मूले में से प्रेफर्ड डिविडेंड को हटा देते हैं। जो कंपनीज प्रेफर्ड डिविडेंड नहीं देती हैं उन कंपनीज के लिए सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो ईपीएस होता है एक्चुअली, ईपीएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो कि मार्केट में फ्लक्चुएट कर रहे हैं या फिर मार्केट में खरीदे जा चुके हैं, बाय सेल किए जा चुके हैं। आइए समझेंगे ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर नंबर ऑफ शेयर्स घटते हैं या फिर बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज बायबैक लाती हैं, जिनमें से इन्फोसिस भी एक कंपनी है, टीसीएस भी एक कंपनी है। मैं आपको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर या फिर आपको समझाने के तौर पर मैं ये बता रहा हूं। जब कंपनी बायबैक लाती है तो होता यह है कि मार्केट के शेयर्स प्रमोटर के पास या कंपनी के पास चले जाते हैं और उससे कंपनी का ईपीएस रिलेटिवली इंक्रीज हो जाता है। एक और एग्जांपल से समझेंगे ईपीएस पे एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। ईसोप्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। कई बार कंपनी क्या करती है, अपने वर्कर्स को ईसोप दे देती हैं। ईसोप को समझने के लिए हम कोई और नया वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक तरह से ईसोप का मतलब होता है शेयर्स। ईसोप एक स्कीम होती है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, और इसी तरह से अपर पोजीशन में जो लोग होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से ऊपर जो लोग होते हैं, उनको भी स्टेक दिया जाता है या फिर शेयर प्रोवाइड कराए जाते हैं। उनको कहते हैं वारंट या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। अब ईपीएस का इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आप खुद सोचिए। जब भी ईसोप और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को कॉमन शेयर में तब्दील किया जाएगा तो उसके बाद नंबर ऑफ शेयर मार्केट में इंक्रीज हो जाएंगे, और मार्केट में अगर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो रिलेटिवली ईपीएस आपका कम हो जाएगा, और जो ईपीएस आपका निकल के आएगा इसमें वही कहलाता है डाइल्यूटेड ईपीएस। और हमें हमेशा डाइल्यूटेड ईपीएस ही चेक करना है, ना कि नॉर्मल ईपीएस। अब आप समझ गए होंगे ईपीएस क्या होता है और डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सेम एग्जांपल लेंगे XYZ लिमिटेड कंपनी का। कंपनी की नेट इनकम है 100 करोड़, पर डिविडेंड को हम यहां पर 5 करोड़ लेकर चलते हैं। एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनको 10 करोड़ लेकर चलते हैं। अब यहां पे सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ईसोप और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज यहां पर 2 करोड़ हम मान के चलते हैं। ईपीएस का फॉर्मूला है 100 माइनस 5, जो कि है नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है 10 प्लस 2। तो यहां पर ईपीएस जो निकल के आएगा वो आएगा 7.92, और जबकि पहले जब हमने ईपीएस कैलकुलेट किया था तो आया था 9.5। अब आप खुद ही सोचिए कितना डिफरेंस है एक नॉर्मल ईपीएस में और एक डाइल्यूटेड ईपीएस में।
तो आप समझ गए होंगे हमें डायल्यूटेड ईपीएस ही लेकर चलना है, हमको ईपीएस से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में हमें डायल्यूटेड ईपीएस के बारे में ही या फिर उसको लेकर ही चलना है। ईपीएस का यूज पीई कैलकुलेट करने में भी होता है। तो अब बात आती है कि ईपीएस हमें कितने साल का देखना चाहिए। एक्चुअली होता यह है कि ईपीएस हमें 4-5 साल का देखना चाहिए। उसका रीजन ये है कि कई बार क्या होता है कि एक साल में कंपनी के पास एक्स्ट्रा या फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम आ जाती है जिससे कि उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। तो हमें डायल्यूटेड ईपीएस को पिछले 4 से 5 साल का देखना चाहिए। अगर कंपनी का डायल्यूटेड ईपीएस पिछले 4 या 5 साल में इंक्रीज हो रहा है तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर ईपीएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी रेशो के। अगर आपकी कंपनी का ईपीएस इंक्रीज होगा तो पी रेशो नीचे जाएगा, और पी रेशो जस्टिफाई करता है कि स्टॉक्स महंगे हैं या फिर सस्ते हैं। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है पी रेशो का, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं कि पी रेशो क्या होता है और पी रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और पी रेशो को कैसे कंपेयर किया जाता है। ईपीएस अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी के लिए काफी अच्छी बात मानी जाती है। पी का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो आप खुद ही समझ गए होंगे पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ईपीएस के। ईपीएस बढ़ेगा तो पीई घटेगा, पीई घटेगा तो कंपनी फेयर वैल्यू पे आएगी, और लो पीई, कंपनी की लो पीई को काफी अच्छा माना गया है। आज के लिए इतना ही, और अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। और मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहूंगा, धीरे धीरे करके हम इन सीरीजों को सबको कंप्लीट कर देंगे। और अगर आप इन सारे वीडियोस को देख पाएंगे तो आप भी मेरी तरह स्टॉक पिक कर पाएंगे। मैं यहाँ पे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में समझाता हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आता हूँ। ये मैंने सीरीज स्टॉक मार्केट की डिक्शनरी की सीरीज बनाई है जिसमें आपको छोटी छोटी टर्म मिला करेंगी और आप डिटेल में समझ सकेंगे कि ये टर्म का मतलब क्या होता है। लेकिन आपको वीडियो पूरे देखने हैं, आप धीरे धीरे, हो सकता है कि आपको समय लगे लेकिन धीरे धीरे आप हर चीज को समझ जाएंगे, क्योंकि जब 7-8 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी टाइम लगा था। एक साल में कोई नहीं सीख जाता है। आज भी मैं सीख रहा हूं और सीखते सीखते आपको भी सिखा रहा हूं। मेरा मोटिव यह है कि कोई भी बंदा या फिर कोई भी अगर खुद से स्टॉक पिकिंग सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है। इतना भी टफ नहीं है लेकिन इतना भी इजी नहीं है। आपको कॉशियसली स्टॉक पिकिंग करनी होती है। आपका जब खुद का पैसा मार्केट में लगता है तब हमें समझ आता है कि क्या लॉस होता है और क्या प्रॉफिट होता है। जब तक आपकी मेंटलिटी उस तरह की नहीं हो जाएगी कि अभी हमें लॉस नहीं हुआ है, मार्केट नीचे गिर गई है, मुझे नहीं बेचना है, तब तक आप शेयर मार्केट में नहीं आ सकते। अगर आते हैं तो आप लॉस ही करेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉक मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहूंगा। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।